अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के टॉपिक्स को। तो अब ये जो आने वाले 3-4 टॉपिक्स होंगे ये सारे न्यूक्लिक एसिड्स के मुताल्लिक होंगे। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड्स, तारुफ न्यूक्लिक एसिड्स का। अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ज़रा समझा दूं कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं और हमारी बॉडी में कहाँ मौजूद होते हैं, क्या काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के हर सेल में आप जानते हैं कि उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक धागा नुमा मटीरियल मौजूद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और इस धागा नुमा मटीरियल को हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं इसको? क्रोमेटिन। अब ये जो स्टूडेंट्स क्रोमेटिन है ये सेल डिवीज़न के वक़्त कंडेंस होकर छोटा और मोटा हो जाता है, इस शक्ल में आ जाता है, ठीक। इस शक्ल में इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। इस शक्ल में हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे कहते हैं क्रोमोसोम। और इसके एक टांग को हम कहेंगे क्रोमेटिड। तो दोनों टांग मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं और ये बीच में आपस में जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर के ज़रिए से, ठीक। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ये जो पोर्शन है ये ठीक है, ये क्रोमोसोम का ये पोर्शन अगर हम इसे बड़ा करके देखें तो ये हमें इस तरीके से एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को डीएनए कहा जाता है और डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब स्टूडेंट्स, अगर इसमें से मैं इस पोर्शन को बड़ा करके अगर हम इस पोर्शन को बड़ा करके देखना चाहें तो फिर ये हमें इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक। ये इस तरीके से ये इसके अंदर आप ये स्टूडेंट्स इसके अंदर इधर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे ए, टी, सी और जी। और ए के सामने हमेशा टी होगा, टी के सामने हमेशा ए होगा, सी के सामने हमेशा जी होगा और जी के सामने हमेशा सी। ये जो ए और टी है इसके अंदर इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होंगे और सी और जी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से नज़र आते हैं जैसे किसी सीढ़ी के जीने जिस पे हम पाँव रखते हैं, इस तरीके से ये जा रहा होता है। तो ये जो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है ए या टी या सी या जी, इनको हम कहते हैं नाइट्रोजीनस बेसिस। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोजीनस बेसिस, ठीक। अब ये जो नाइट्रोजीनस बेस है स्टूडेंट्स, ये एक शुगर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है और वो शुगर एक फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। फास्फेट ग्रुप फिर शुगर के साथ जुड़ा होता है, शुगर फिर नाइट्रोजन बेस के साथ, नाइट्रोजन बेस फिर शुगर के साथ, शुगर फिर फास्फेट के साथ और फास्फेट फिर शुगर के साथ, शुगर फिर नाइट्रोजन बेस के साथ और नाइट्रोजन बेस फिर शुगर के साथ, वो फास्फोरस के साथ, फास्फोरस शुगर के साथ, फिर नाइट्रोजन बेस के साथ। तो ये जो स्टूडेंट्स ये जो चेन चल रहा है इसे हम कहते हैं शुगर फास्फेट का बैकबोन, यानी इसके साथ ये नाइट्रोजन बेसिस अटैच होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस नाइट्रोजन बेसिस के अंदर ये जो 3 चीज़ें हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स मैं इसे बना रहा हूँ, एक बेस, एक शुगर और एक फास्फेट। इस तीनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल करके इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट्स जब आपस में मिल जाते हैं ये फिर डीएनए का लंबा एक चेन बना लेते हैं, ठीक। तो डीएनए 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। एक स्ट्रैंड यानी पट्टी ये है इसकी और दूसरा स्ट्रैंड या पट्टी ये है। और स्टूडेंट्स, अगर ये सिर्फ एक पट्टी पर मुश्तमिल हो
तो हम इसको कहते हैं RNA। ठीक, तो अब चलिए जी दोबारा हम स्टार्ट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, न्यूक्लिक एसिड। अब स्टूडेंट्स इसमें जो लफ्ज़ न्यूक्लिक है, तो न्यूक्लिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी लफ्ज़ न्यूक्लिक निकला है न्यूक्लियस से। ठीक, और एसिड कहते हैं तेज़ाब को, तो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला तेज़ाब। ठीक, हाई मॉलिक्यूलर मास बायोपॉलीमर, बायो का मतलब है ज़िंदा, पॉलीमर का मतलब है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो एक जैसे यूनिट से मिलकर बना हो। पॉली का मतलब है कई और मर का मतलब है टुकड़े, बहुत सारे एक जैसे टुकड़े मिलकर ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये ज़्यादा वज़न वाला बायोपॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक शुगर होता है और एक फास्फेट ग्रुप। तो हाई मॉलिक्यूलर मास बायोपॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के बायोपॉलीमर्स जो ज़्यादा मास के होते हैं आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, और ये मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के। आप जानते हैं सेल्स दो किस्म के हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यू का मतलब है मुकम्मल, कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस जिसमें मुकम्मल न्यूक्लियस मौजूद हो, एज वेल एज इन वायरसेस। और ये DNA या RNA वायरसेस में भी मौजूद होते हैं। वायरसेस को कुछ साइंटिस्ट जानदार समझते हैं, कुछ इनको बेजान समझते हैं। दे आर कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ये ले जाते हैं एक नस्ल से दूसरे नस्ल में हेरिडिटरी विरासती पैगाम इंफॉर्मेशन, पैगामात को। तो ये एक नस्ल से दूसरे में विरासती पैगामात लेकर जाते हैं। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स, इनको पहली दफ़ा अलग किया गया न्यूक्लियस में से पस सेल्स के। पस सेल्स जो पीप के ज़ख़म के सेल्स होते हैं, यानी WBCs में से, वाइट ब्लड सेल्स में से। इन 1869 में बाय फ्रेडरिक मिशर, और इनको अलग किया था फ्रेडरिक मिशर ने। आगे है जी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ DNA। DNA किन चीज़ों से बना है? टू मेन क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर DNA एंड RNA। दो मेन क्लासेस न्यूक्लिक एसिड के, वो DNA है और RNA। DNA को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA को हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA कॉन्स्टिट्यूट्स, DNA बनाता है दी जेनेटिक मटीरियल, विरासती मादा। ठीक, DNA बनाता है विरासती मादा इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस, तमाम जिंदा जानदार और वायरसेस में। RNA इज जेनेटिक मटीरियल फॉर सर्टेन वायरसेस, और RNA जेनेटिक मटीरियल है कुछ वायरसेस के अंदर। एंड आल्सो सर्व्स फॉर अदर फंक्शंस, और काम करता है दूसरे कामों में भी इन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदारों में। यानी वायरसेस में तो ये जेनेटिक मटीरियल होगा, लेकिन दूसरे जानवरों में ये मुख्तलिफ काम करता है, जैसे हमारे सेल्स में मुख्तलिफ प्रोटीन्स बना रहा होता है। DNA एंड RNA आर फाउंड बाय लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। DNA RNA दोनों बनते हैं बड़ी तादाद में न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स मुश्तमिल है 3 हिस्सों पर। इसमें पहला है नाइट्रोजीनियस बेस, दूसरा इसके अंदर है पेंटोज शुगर, और तीसरा स्टूडेंट्स इसके अंदर होता है फास्फोरिक एसिड ग्रुप। तो हम हर एक को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं नाइट्रोजीनियस बेस पर। नाइट्रोजीनियस बेसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। इनको नाइट्रोजीनियस बेस इसलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि बेस उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सके, बेस का काम करे, और उसमें नाइट्रोजन मौजूद हो, तो उसे कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। ये 2 किस्म के हैं। पहला इसके अंदर है पैरामिडीन और दूसरा इसके अंदर है प्यूरीन। अब स्टूडेंट्स हम पहले आते हैं पैरामिडीन की तरफ। पैरामिडीन डेरिवेटिव्स या पैरामिडीन बेसेस हैव सिंगल रिंग्स, इसमें सिंगल रिंग होता है। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाकर स्टूडेंट्स समझाने की कोशिश करता हूँ कि पैरामिडीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स पैरामिडीन के स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन इस जगह पर मौजूद होता है, ठीक,
और एक नाइट्रोजन इसमें यहाँ पर मौजूद होता है। बाकी इसमें 3 ये डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैरामिडीन। ठीक, तो पैरामिडीन डेरिवेटिव्स यानी पैरामिडीन से बनने वाले बेसेस हैव सिंगल रिंग, इसमें सिंगल रिंग है। पैरामिडीन हैज़ 2 नाइट्रोजन एटम्स, पैरामिडीन में 2 नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं ऑन कार्बन 1 एंड 3, एक कार्बन नंबर 1 की जगह और दूसरा जो है 3 की जगह। पैरामिडीन हैज़ 2 नाइट्रोजन एटम्स ऑन कार्बन 1 एंड कार्बन 3 ऑफ 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग के, यानी यहाँ जो कार्बन 1 होना चाहिए था यहाँ 3, तो इसकी जगह यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजीनियस बेस। पैरामिडीन डेरिवेटिव्स कंसिस्ट ऑफ साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल। और पैरामिडीन डेरिवेटिव्स पर 3 किस्म के हैं, यानी पैरामिडीन से बनने वाले बेसिस 3 किस्म के हैं। पहला इसमें साइटोसिन है, दूसरा थायमीन और यूरेसिल। अब स्टूडेंट्स मैं तीनों का स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाता हूँ। सही, अब देखिए ये पहला वाला जो मैं बना रहा हूँ ये वाला, ठीक, साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, वही 6 मेंबर का रिंग में बना रहा हूँ। ठीक, इसमें 2 नाइट्रोजन बना रहा हूँ, जैसे हमने ऊपर जिक्र किया कि इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसमें एक अमाइनो ग्रुप आकर लग जाता है, यहाँ एक कार्बोनाइल का ऑक्सीजन लग जाता है और ये 2 इसमें डबल बॉन्ड हो, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है साइटोसिन का स्ट्रक्चर। ठीक, अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बना लेता हूँ। ठीक, अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ किसका, थायमीन का। तो अगर आप गौर करेंगे थायमीन के स्ट्रक्चर भी तकरीबन उसी तरह का स्ट्रक्चर है जिस तरह इसका साइटोसिन का था। यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ NH ग्रुप मौजूद है। पहले यहाँ अमाइनो लगा था, अब यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और यहाँ एक डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड जो यहाँ था वो इधर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हम यूरेसिल का स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इस जगह इसमें CH3 ग्रुप लगा होगा। स्टूडेंट्स थोड़े से कम्प्लेक्स और मुश्किल स्ट्रक्चर हैं, अगर आप 2-3 मरतबा इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बिल्कुल सीख जाएंगे बड़े आराम से। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर थे साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल के। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड पर, प्यूरिन। हमने कहा था कि ये 2 किस्म के, पैरामिडीन और प्यूरिन। अब आते हैं प्यूरिन पर। प्यूरिन डेरिवेटिव्स या प्यूरिन बेसिस हैव डबल रिंग्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें होता है डबल रिंग। पहले मैं आपको डबल रिंग बनाकर समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। इसमें भी स्टूडेंट्स एक वही पैरामिडीन वाला रिंग होगा जो हमने पीछे बनाया था। ठीक, ये वाला, ये आप गौर करें, ये बिल्कुल वही पैरामिडीन का रिंग है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद थे। सही, और सिर्फ यहाँ पर इसके अंदर NH2 लगा होगा, सॉरी स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी ये बिल्कुल पैरामिडीन का रिंग होगा, जैसे इधर हमने बनाया था पैरामिडीन का रिंग, बिल्कुल वही रिंग होगा। यहाँ इसमें स्टूडेंट्स सिर्फ आपने ये इजाफा इसके अंदर होगा। ठीक, इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ग्रुप स्टूडेंट्स इसके अंदर एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक, तो ये इसे हम कहते हैं प्यूरिन और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन डेरिवेटिव्स कंसिस्ट ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन। ये प्यूरिन बेसिस पर 2 किस्म के हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ एडेनिन का और उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर समझाता हूँ स्टूडेंट्स किसका, ग्वानिन का। ठीक, तो इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आप इसको सीख जाएंगे। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ NH2 लग जाएगा, यानी उसी ऊपर वाले स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था आपने पहले उसी को सीखना है और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ ये NH2 लग जाएगा। ठीक, तो NH2 लगने के बाद ये बन जाएगा एडेनिन। और अब मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर जो है ग्वानिन का। ठीक, तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर भी वही वाला स्ट्रक्चर होगा तकरीबन। सही, इसके अंदर सिर्फ ये होगा स्टूडेंट्स के यहाँ, यानी ये डबल बॉन्ड ये अपनी जगह मौजूद होगा, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन और यहाँ पर स्टूडेंट्स इसमें NH2 यानी अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक, ये अमाइनो ग्रुप यहाँ लग जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर वही होगा जो हम पहले भी बना रहे थे, ये वाला। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स होगा ग्वानिन का।
अब स्टूडेंट्स हम देखें बात कर रहे थे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला नाइट्रोजीनियस बेस है, फिर पेंटोज शुगर है, फिर फास्फोरिक एसिड ग्रुप है। सही, तो नाइट्रोजन बेस को हम डिस्कस कर चुके। अब हम आते हैं पेंटोज शुगर पर। ईच न्यूक्लिक एसिड हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर। हर न्यूक्लिक एसिड मुख्तलिफ किस्म का कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर रखता है। द शुगर इन डीएनए इज़ डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए के अंदर जो शुगर होता है उसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। मैं स्टूडेंट्स का पहले स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, पहले आपको ये वाला समझाता हूँ, फिर दूसरे पे जाते हैं। देखें, ये आपने क्या करना है, 5 कोने वाला एक रिंग बना देना है। यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन होगा जो फंक्शनल ग्रुप होता है शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स में। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में अपने कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर्स पढ़े थे। वहाँ हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में या तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है या कीटोन, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है। सही, उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर ये कोना होगा, ये असल में इसका कार्बन 1 होगा यहाँ पर। ठीक, अब इस कार्बन 1 के ऊपर यहाँ पर OH लगा होगा और नीचे H लगा होगा। सही, और इसी तरह ये जो कार्बन 2 है इसमें HOH लगा होगा और यहाँ HH और फिर यहाँ HOH लगा होगा, यहाँ नीचे H लगा होगा, यहाँ स्टूडेंट्स में CH2 और उसके बाद OH लगा होगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये जो एरिया है इसको आपने नोट करना है, इस एरिया को। ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सही, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला हुआ है। इस ऑक्सीजन के निकलने की वजह से हम इसको डीऑक्सी कहते हैं, यानी बग़ैर ऑक्सीजन वाला राइबोज शुगर, बग़ैर ऑक्सीजन का राइबोज शुगर। तो ये पाया जाता है डीएनए के अंदर। द शुगर इन आरएनए इज़ राइबोज शुगर, और आरएनए के अंदर जो शुगर होता है स्टूडेंट्स वो होता है राइबोज शुगर। अब स्टूडेंट्स इस दोनों में और कोई भी फ़र्क नहीं है सिवाय इसी ऑक्सीजन मालिक्यूल के। ठीक, देखिए ये बिल्कुल इसी तरह होगा, H यहाँ OH होगा, H यहाँ OH होगा, यहाँ H यहाँ पर CH2 और OH। तो आपने देखा इस जगह में दोनों में सिर्फ फ़र्क है, और इसे हम कहते हैं राइबोज शुगर। इसे क्या कहते हैं हम, राइबोज शुगर। ठीक, तो ये फ़र्क है इन दोनों में। कार्बन एटम इन शुगर आर नंबर्ड फ्रॉम कार्बोनाइल पोजीशन। कार्बन एटम को शुगर में हम नंबर देते हैं कार्बोनाइल पोजीशन से, यानी स्टूडेंट्स ये जो है ये कार्बोनाइल पोजीशन है। तो इसके बाद ये जो कार्बन होगा ये कार्बन 1 होगा, ये कार्बन 2 होगा। मैं ज़रा कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। ये कार्बन इसका 3 होगा, ये कार्बन इसका 4 होगा और ये कार्बन इसका 5 होगा। ठीक, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ से आपने इसकी नंबरिंग को ऐसे स्टार्ट करना है, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, 3, 4। कार्बन एटम्स इन शुगर आर नंबर्ड फ्रॉम कार्बोनाइल पोजीशन। कार्बन एटम्स को शुगर में हम नंबरिंग करते हैं कार्बोनाइल पोजीशन से ऑन द चेन पर यूजिंग अ नंबर प्लस द प्राइम सिंबल। नंबर भी लिखेंगे, प्राइम सिंबल स्टूडेंट्स इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो निशान मैंने लगा दिया इसको प्राइम सिंबल कहते हैं। सही, एग्जाम्पल इन डीऑक्सी राइबोज शुगर में द हाइड्रोक्साइल ग्रुप आर बॉन्डेड टू दी 1 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम कार्बन पोजीशन। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होते हैं, यानी स्टूडेंट्स ये वाले देखिए, ये एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप हुआ, ये इसका दूसरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप हुआ। ठीक, और ये इसका तीसरा। ठीक, अब देखिए एक कार्बन 1 पे OH लगा हुआ है, फिर कार्बन 3 प्राइम पे OH लगा हुआ है और कार्बन ये जो 5 प्राइम है इस पे लगा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन 1 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम पे OH लगे हैं। इन डीऑक्सी राइबोज शुगर द हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आर बॉन्डेड, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़े हुए हैं यानी OH जुड़े हुए हैं टू दी 1 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम कार्बन पोजीशन इन पर। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं लास्ट जो हमारा न्यूक्लियोटाइड के अंदर लास्ट जो चीज़ है वो है फास्फोरिक एसिड। ठीक, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इट फॉर्म्स फास्फोडाईस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको समझा दूँ स्टूडेंट्स। तो इसमें एक फास्फोरस ग्रुप होता है जो एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है और बाकी 3 तरफ ये OH के साथ जुड़ा हुआ होता है। असल में स्टूडेंट्स ये H3PO4 है जिसे हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड। तो ये फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक, इट फॉर्म्स फास्फोडाईस्टर बॉन्ड, ये फास्फो
डाई ईस्टर बॉन्ड बना लेता है। ठीक, किसके साथ? बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान। अब स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि कैसे ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान। ठीक है, अब देखिए मैंने इसका ये वाला ऑक्सीजन इस तरफ बना लिया है और बाकी इसके अंदर 3 जो OH लगे हुए हैं वो मैं बना रहा हूँ। ठीक, ये बना लिया मैंने। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पर लेट्स से इस जगह, ठीक है, ये जो है राइबोज शुगर मौजूद है, सही। और इस राइबोज शुगर के अंदर यहाँ 5 कार्बन 5 पर CH2 और OH होता है। ठीक, अब होता है ये स्टूडेंट्स कि यहाँ से जो OH और ये OH ये निकल जाते हैं वाटर का मॉलिक्यूल बनकर। ठीक, तो ये जब निकल जाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये डायरेक्ट इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, ये इसके साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ गया और ये ख़ुद जो शुगर होता है ये यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह स्टूडेंट्स ये यहाँ पर जुड़ गया। अब ये जो OH है इसका स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो ये वाला OH है ये फिर क्या करता है, अगले शुगर में जो कार्बन नंबर 3 होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें OH होता है। तो सिमिलर इसी तरह जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि वहाँ OH निकला था तो यहाँ पर भी ये OH और ये H निकल जाएगा, ये O रह जाएगा, ये आपस में बॉन्ड बना देंगे। ठीक, तो देखिए ये फास्फोरस 2 एस्टर बॉन्ड बना रहा है, ये एक एस्टर बॉन्ड है और ये वाला दूसरा एस्टर बॉन्ड है। तो फास्फोरस क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये डाईएस्टर बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए इट फॉर्म्स फास्फोडाईएस्टर बॉन्ड, ये बनाता है फास्फेट वाला डाईएस्टर बॉन्ड। तो ये फास्फेट वाला डाईएस्टर, ठीक है, एक तो ये होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एस्टर बॉन्ड ये होता है, ये वाला यानी एस्टर ग्रुप होता है। यहाँ फास्फोरस इसी तरीके से एस्टर बना रहा है। ठीक है, इधर भी और इधर भी, इधर आप गौर करो फास्फोडाइस्टर, इधर आप गौर करें फास्फोडाइस्टर। ठीक है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ये बना रहा होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने इतना ही इसको डिस्कस किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया हमने न्यूक्लिक एसिड का कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं, बनते कैसे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।